कुछ गांव अपने रहस्य मंदिरों में छुपाते हैं, कुछ उन्हें पेड़ों के नीचे दफन कर देते हैं और कुछ उन्हें चुपचाप बढ़ने देते हैं। ये कहानी है सोनबरसा की, एक ऐसा गांव जहां कभी डर की पूजा होती थी, सच की बलि दी जाती थी और चुप्पी की एक कीमत थी। जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये अपराध बोध, यादों और उन सायों की कहानी है जो हम खुद बनाते हैं। हम इस कहानी का हर 3 दिन में एक नया भाग अपलोड करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी हिस्सा आपसे छूट ना जाए। कमेंट में जरूर बताइए आप कहां से और किस समय देख रहे हैं, आपकी मौजूदगी मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के घने खेतों और कच्ची पगडंडियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनबरसा। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें, बैलों की घंटियों की आवाज और दूर कहीं मंदिर की घंटी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, सोनबरसा की हवा बदल जाती। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वो कब से वहां खड़ा है। उसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी मरे हुए जानवर की पसलियां। दिन में लोग उसके नीचे बैठकर हुक्का पीते, ताश खेलते, पंचायत लगती, मगर रात होते ही कोई उस ओर नहीं जाता था, क्योंकि पीपल के नीचे वो रहती थी। गांव में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। कोई उसे छाया कहता, कोई डायन, और बुजुर्ग बस इतना कहते, उसका नाम मत लो। रवि इस गांव में नया था, शहर से आया था, बीए पास, और गांव के प्राइमरी स्कूल में मास्टर लगा था। उसने इन बातों पर हंस दिया था। शहर में पला बढ़ा आदमी, भूत प्रेत की कहानियां उसे बस डराने की कोशिश लगती थीं। पहली ही शाम उसने देखा कि सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में घुसने लगे। अरे काका, अभी तो अंधेरा भी ठीक से नहीं हुआ, रवि ने मुस्कुराकर कहा। बूढ़े हरिराम ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला हो। मास्टर जी, हरिराम की आवाज कांप गई, यहां सूरज के साथ साथ समझ भी डूब जाती है, घर चले जाओ। रवि हंस पड़ा। उसी रात स्कूल के पास बने सरकारी क्वार्टर में लेटा रवि नींद आने की कोशिश कर रहा था। बाहर अजीब सी खामोशी थी, न कुत्ते भौंक रहे थे, न झिंगुर बोल रहे थे। तभी उसने सुना, छम छम छम, जैसे किसी के पांव में पायल हो। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। रवि उठकर खिड़की के पास गया। चांदनी में उसने पीपल के पेड़ की ओर देखा और उसका खून जम गया। पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी और पैर जमीन से थोड़े ऊपर। उसके पांव दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक उस आकृति ने सिर उठाया और रवि को लगा वो उसे देख रही है, सीधे उसकी आंखों में। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। अंधेरे में एक धीमी टूटी हुई आवाज गूंजी, मास्टर, तुम देर से आए हो। रवि की चीख गले में ही अटक गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और सोनबरसा की पहली रात ने उसे बता दिया, ये गांव उसे आसानी से जाने नहीं देगा। रवि की आंख खुली तो पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। सांस तेज चल रही थी, जैसे कोई उसे दौड़ाकर छोड़ गया हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की बंद थी, कुंडी लगी हुई। सपना था, बस सपना, उसने खुद से कहा, मगर दिल नहीं माना। घड़ी की सुइयां बता रही थीं रात के 2:12। उसी पल ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि का शरीर सख्त हो गया। इस समय गांव में? उसने हिम्मत करके पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दस्तक हुई, इस बार थोड़ी धीमी, जैसे उंगलियों से दरवाजा खुरचा जा रहा हो। रवि धीरे धीरे उठा। लकड़ी का दरवाजा हल्का सा कांप रहा था। उसने झरोखे से बाहर झांका, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, नंगे पांव के। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर पीपल के पेड़ की ओर जा रहे थे। रवि ने झरोखा बंद किया और पीछे हट गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। तभी उसे याद आया, हरिराम काका की बात, गांव वालों की जल्दी और वो साया जो उसने पेड़ के नीचे देखा था। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। तेल का दिया जो अभी तक जल रहा था अपने आप बुझ गया। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई, छम छम, पायल। आवाज अब कमरे के अंदर थी। नहीं नहीं, वो फुसफुसाया,
उसने स्विच दबाया, बल्ब जला और कमरे के कोने में खड़ी थी वही औरत। सफेद साड़ी, उलझे बाल, चेहरा अध छुपा। उसकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ी हुई थी, जैसे कभी टूटी हो। उसकी आंखें खाली, काली, अंतहीन। तुमने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आवाज गीली मिट्टी जैसी थी। रवि पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। मैं इस गांव की हूं, उसने कहा, और अब तुम भी। अचानक हवा जोर से चली, खिड़कियां बजने लगीं। रवि को लगा जैसे कोई उसका नाम उसके कान के अंदर फुसफुसा रहा हो, बार बार। उसने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खुलीं, कमरा खाली था, बल्ब जल रहा था, सब शांत। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से झांक रही थी। क्या सब सपना था? तभी दरवाजे के बाहर से बच्चों की आवाज आई। स्कूल का समय हो गया था। रवि ने राहत की सांस ली। स्कूल में गांव के बच्चे चुप थे, असामान्य रूप से चुप। छुट्टी में उसने एक बच्चे से पूछा, तुम लोग रात को बाहर क्यों नहीं निकलते? बच्चे ने उसकी ओर देखा, डरी हुई आंखों से। मास्टर जी, वो फुसफुसाया, रात को वो मास्टर ढूंढती है। कौन सी मास्टर? बच्चे ने पीपल की ओर उंगली उठाई। जो उसे सच बता दे। उसी समय रवि को अपनी पीठ पर जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और रवि समझ गया, रात की दस्तक अभी खत्म नहीं हुई थी। रवि उस दिन स्कूल से जल्दी निकल आया। बच्चों की फुसफुसाहट, उनकी डरी हुई आंखें और वो एक ही वाक्य, वो मास्टर ढूंढती है, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। शाम होते होते आसमान पर बादल घिराए। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश नहीं, कोई और ही चीज गिरने वाली हो। रवि सीधा हरिराम काका के घर पहुंचा। काका, उसने बिना भूमिका के कहा, मुझे सब सच जानना है, पीपल के पेड़ के बारे में, उस औरत के बारे में। हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दरवाजा बंद किया, फिर खिड़कियों की कुंडियां जांची। तुम्हें उसने देख लिया है काका, ने धीमी आवाज में कहा। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। दिए की लौ कांपने लगी। आज से करीब 25 साल पहले हरिराम बोलने लगे, इस गांव में एक और मास्टर आया था। नाम था शिवम शुक्ला। पढ़ा लिखा, ईमानदार और बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाला। रवि चुपचाप सुनता रहा। उस समय गांव की औरतें अचानक बीमार पड़ने लगीं। कोई बोल नहीं पाती थी, कोई चल नहीं पाती थी। शिवम मास्टर को शक हुआ। उसने पंचायत से कहा कि ये बीमारी नहीं है। हरिराम की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, ये बलि है। रवि का गला सूख गया। किसकी बलि? पीपल की, काका ने कांपते हुए कहा। गांव का मानना था कि वो पेड़ गांव की रक्षा करता है। हर 5 साल में एक औरत चढ़ानी होती थी, सुहागिन, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग वाली। और जिसने मना किया? रवि ने पूछा। हरिराम ने दिए की ओर देखा। उसे भी। उस रात बलि के लिए चुनी गई थी राधा। लाल साड़ी पहनाई गई थी उसे। सिंदूर ताजा था। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन गांव ने मुंह मोड़ लिया। शिवम मास्टर उसे बचाने आए, हरिराम ने कहा। उन्होंने पंचायत को ललकारा, बोले ये हत्या है। पीपल के नीचे ही दोनों को मार दिया गया। रवि के कानों में अचानक वही पायल की आवाज गूंजने लगी, छम छम। मरते समय राधा चिल्लाई थी। हरिराम की आंखों से आंसू गिर पड़े। जो मुझे मारेगी उसे पढ़ा लिखा खून ही चाहिए होगा। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तब से काका बोले, हर कुछ साल में कोई मास्टर आता है और फिर चला जाता है। या? रवि ने पूछा। हरिराम ने उसकी ओर देखा। या पीपल के नीचे मिल जाता है। उसी पल बाहर जोर की हवा चली। दरवाजे पर किसी ने नाखून घसीटे। खर्र। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर चांदनी में पीपल के नीचे एक लाल साड़ी चमक रही थी, और इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक धुंधली परछाई खड़ी थी, एक आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। शिवम मास्टर। राधा ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। मास्टर, अब सच लिखने की बारी तुम्हारी है। पीपल की डालियां चरमराने लगीं और रवि समझ गया, ये कहानी अब किताबों में नहीं, खून से लिखी जाएगी। उस रात रवि हरिराम काका के घर से नहीं रुका। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी लाल साड़ी वाली औरत और उसके साथ वो टेढ़ी गर्दन वाली परछाई
उसकी आंखों में जैसे जलकर बस गई थीं। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने खुद से कहा। अभी, इसी वक्त। वो लगभग दौड़ता हुआ अपने क्वार्टर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा लगा जैसे कमरा उसे पहचानता हो। दीवारों पर परछाइयां ज्यादा गहरी थीं, हवा में वही जानी पहचानी सड़ांध थी, गीली मिट्टी और पुराने खून की। रवि ने बिना सामान समेटे बैग उठाया, कागज, किताबें सब वहीं छोड़ दिए, बस पहचान पत्र और थोड़े पैसे। जैसे ही वो बाहर निकला, गांव की गलियां असामान्य रूप से खाली थीं। न कोई कुत्ता, न कोई दिया, न कोई आवाज, सिर्फ उसके कदमों की आहट। गांव से बाहर जाने वाली कच्ची सड़क पर पहुंचते ही उसे राहत की सांस आई। बस यही रास्ता था, खेतों के बीच से होकर मेन रोड तक। उसने कदम बढ़ाए और अचानक सड़क खत्म हो गई। जहां रास्ता होना चाहिए था, वहां पीपल का पेड़ खड़ा था। रवि की आंखें फैल गईं। नहीं, ये यहां कैसे? वो पीछे मुड़ा। गांव की गलियां गायब थीं, चारों ओर सिर्फ खेत, धुंध और बीच में वही पीपल। पेड़ की जड़ें अब जमीन से ऊपर उठ चुकी थीं, जैसे किसी विशाल जीव की उंगलियां। पत्ते हवा के बिना हिल रहे थे। छम छम, पायल की आवाज फिर से। राधा पेड़ के तने से बाहर निकल आई, जैसे लकड़ी उसका शरीर हो। उसकी लाल साड़ी अब काली पड़ चुकी थी, खून और मिट्टी से सनी हुई। भाग क्यों रहे हो मास्टर? उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, सिर्फ अधिकार। मैं कुछ नहीं जानता, रवि कांपते हुए बोला। मैंने किसी को नहीं मारा। राधा मुस्कुराई। सच जानना भी अपराध होता है। पीपल के पीछे से गांव वाले निकलने लगे। हरिराम काका, स्कूल के बच्चे, औरतें, सबकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें से कुछ निकाल लिया गया हो। तुम सब, रवि की आवाज टूट गई, तुम सब जानते थे। हरिराम आगे बढ़ा। हम डरते थे मास्टर जी, डर पीढ़ियों से चला आ रहा है। और अब? रवि ने पूछा। हरिराम की आवाज बदल गई, भारी, खोखली। अब पेड़ भूखा है। अचानक जमीन हिली, पीपल की जड़ें रवि के पैरों में लिपट गईं। उसने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें खंडी नहीं थीं, वे धड़क रही थीं, जैसे नसें। शिवम मास्टर की परछाई राधा के बगल में उभरी। मैं भी भागा था, लेकिन गांव रास्ते बदल देता है। रवि को अपने कानों में आवाजें सुनाई देने लगीं, पुराने मास्टरों की, बलि दी गई औरतों की, बच्चों की हंसी की, सब एक साथ। तुम्हें मरना नहीं है, राधा ने धीरे से कहा, तुम्हें रहना है। जड़ें उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगीं। उसी पल दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। एक बार। राधा का चेहरा सख्त हो गया। अभी नहीं, उसने फुसफुसाया, अभी समय पूरा नहीं हुआ। जड़ें ढीली पड़ गईं। रवि जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया, वो फिर अपने क्वार्टर के सामने था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके पैरों पर जड़ों के निशान अब भी थे, और पीपल के पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरा। उस पर खून से लिखा था, अध्याय अभी रवि बाकी। कई घंटों तक अपने कमरे में बैठा रहा। बाहर धूप थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं, और सोनबरसा फिर से एक साधारण गांव जैसा लग रहा था। लेकिन अब वो जानता था, ये सब एक पर्दा है। उसके पैरों पर जड़ों के निशान अब भी उभरे हुए थे। छूने पर वे ठंडे नहीं, हल्के गर्म थे, जैसे जिंदा हों। दोपहर में स्कूल पहुंचा तो माहौल अजीब था। बच्चे किताबें खोले बैठे थे, मगर कोई पढ़ नहीं रहा था। उनकी नजरें बार बार खिड़की से बाहर पीपल की ओर जातीं। रवि ने हाजिरी लगाई। एक नाम पर वो रुक गया, पूजा देवी। कोई जवाब नहीं। एक छोटी बच्ची ने धीरे से कहा, मास्टर जी, पूजा नहीं आएगी। क्यों? रवि ने पूछा। बच्ची ने होंठ काट लिए। आज उसकी मां ने लाल साड़ी निकाली है। रवि की उंगलियां कांप गईं। छुट्टी होते ही वो सीधा मंदिर पहुंचा। पुजारी पंडित बद्रीनाथ पीढ़ियों से वहां थे। कहते थे उन्होंने गांव का हर रहस्य देखा है। पंडित जी, रवि ने कहा, अब कब? पंडित ने आंखें नहीं उठाईं। अमावस्या की रात। कितने दिन? 3। रवि का दिल बैठ गया। और अगर बलि न दी जाए? पंडित ने पहली बार उसकी ओर देखा। तो गांव दिया जाएगा। रवि बाहर निकल आया। हवा में अब वही भारीपन था। उसे हर तरफ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, दीवारों से, पेड़ों से, जमीन से। उस शाम वो पूजा के घर पहुंचा। मिट्टी का छोटा सा घर। अंदर पूजा बैठी थी, 8 साल की बच्ची, आंखों में डर और कुछ भी न समझ पाने की मासूमियत।
उसकी मां चुपचाप लाल साड़ी सिल रही थी। आप लोग पागल हो, रवि फट पड़ा। ये बच्ची है। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूखी थीं। राधा भी बच्ची ही थी मास्टर। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। रात को वो फिर सपने में पीपल के नीचे था। इस बार पेड़ के चारों ओर पत्थर का घेरा बना था। गांव वाले हाथों में दिए लिए खड़े थे। राधा उसके सामने आई। तुमने सच देखा है, उसने कहा। अब सच चुनो। मैं बलि नहीं होने दूंगा, रवि ने कहा। राधा मुस्कुराई। तो तुम अगला बनोगे। अचानक सपना टूट गया। रवि उठ बैठा। खिड़की के बाहर किसी ने दीवार पर उंगली से कुछ लिखा था, गीली मिट्टी से। 3 रातें। उसी पल उसे समझ आ गया, ये सिर्फ पूजा की बलि नहीं थी, ये आखिरी चक्र था। और इस बार पीपल को एक मास्टर नहीं, एक फैसला चाहिए था। अमावस्या की तीसरी रात से पहले गांव का रंग बदलने लगा। दिन में लोग सामान्य दिखते थे, लेकिन रात होते ही हर घर के दरवाजे पर नीम की टहनी लटक जाती, दिए बुझा दिए जाते और औरतें बच्चों को सीने से लगाकर सोतीं। डर अब छुपाया नहीं जा रहा था, वो खुलेआम सांस ले रहा था। रवि ने तय कर लिया था, वो भागेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। तीसरे दिन सुबह वो स्कूल नहीं गया, सीधा गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा, जहां अब कोई पानी भरने नहीं आता था। वही जगह थी जहां शिवम मास्टर की लाश मिली थी, या यूं कहें मिली नहीं थी। कुएं के किनारे पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था। रवि ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने मिट्टी साफ की। पेड़ झूठ नहीं बोलता, झूठ इंसान बोता है। रवि की सांस तेज हो गई। उसी समय पीछे से आवाज आई, तुमने भी पढ़ लिया। वो चौंक कर मुड़ा। वहां हरीराम काका खड़े थे, लेकिन आज उनकी पीठ झुकी नहीं थी। आंखों में डर की जगह थकान थी। काका, रवि बोला, अगर बलि रोकी जाए तो क्या होगा? हरीराम ने लंबी सांस ली। तब पेड़ सच दिखाता है। किसे? सबको। उन्होंने बताया, पहली बलि पेड़ के लिए नहीं थी, वो गांव के लालच के लिए थी। जमीन, पानी, फसल, सब पर कब्जे के लिए। पीपल को बस डर का नाम दे दिया गया था, ताकि कोई सवाल न करे। लेकिन अब? रवि ने पूछा। अब डर जिंदा हो गया है, काका बोले। अब पेड़ भी फर्क नहीं समझता। शाम होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। पूजा को नहलाया गया, लाल साड़ी रखी गई, पंडित मंत्र बुदबुदाने लगे। रवि पीपल के पास पहुंचा। हवा रुक गई। राधा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था। आज आखिरी रात है, उसने कहा, या बच्ची या तुम। रवि ने आंखें बंद की। या कोई नहीं। पेड़ हंसा। हां, हंसा। डालियां कांपने लगीं, जड़ें जमीन से निकल आईं, गांव वाले पीछे हटने लगे। अगर सच सबको दिखा दिया जाए, रवि चिल्लाया, अगर डर टूट जाए। राधा की आंखों में कुछ टूटा। तो पेड़ मर जाएगा, उसने कहा, और मैं भी। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो यही सही। जैसे ही उसने पीपल के तने को छुआ, उसके सामने दृश्य बदल गया। गांव की पुरानी रातें, पहली हत्या, पहली झूठी बलि, लालच, डर, खून, सब कुछ हवा में तैरने लगा। गांव वाले चीख उठे। उन्होंने सब देख लिया था। पीपल की पत्तियां झड़ने लगीं। राधा ने रवि की ओर देखा। आंखों में आंसू थे। धन्यवाद मास्टर। अमावस्या की रात अब भी बाकी थी, लेकिन उसका स्वरूप बदल चुका था। पीपल के पत्ते जमीन पर ऐसे गिर रहे थे जैसे मरे हुए पक्षी। हवा में सड़ांध नहीं, बल्कि गीली राख की गंध थी। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। किसी में रोने की ताकत नहीं थी, किसी में भागने की। सब कुछ देख लेने के बाद डर का सहारा छिन चुका था। रवि जमीन पर बैठ गया। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने उसके भीतर सालों का बोझ भर दिया हो। उसके सामने पीपल का तना अब काला पड़ चुका था। जगह जगह दरारें उभर आई थीं। राधा अभी भी वहां थी, लेकिन अब वो भूत नहीं लग रही थी। उसकी लाल साड़ी फीकी हो गई थी, बाल सुलझे हुए थे, चेहरे पर वही उम्र दिख रही थी जिस उम्र में उसकी हत्या हुई थी। अब क्या होगा? रवि ने पूछा। राधा ने पेड़ की ओर देखा। जो होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तभी पंडित बद्रीनाथ आगे आए। उनके हाथ कांप रहे थे। अगर पेड़ मर गया, उन्होंने कहा, तो गांव की रक्षा कौन करेगा? राधा की आंखों में कड़वाहट चमकी।
किससे रक्षा? तुम लोगों से? गांव के कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने जमीन छू ली। पहली बार सोनबरसा में किसी ने पीपल के नीचे सिर झुकाया, डर से नहीं, शर्म से। अचानक जमीन से जोर की आवाज आई, कड़ाक। पीपल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। उसके साथ ही एक तीखी चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान और पेड़ दोनों की थी। रवि को लगा जैसे उसके कान फट जाएंगे। जब आवाज थमी तो सन्नाटा छा गया। पीपल अब सिर्फ एक सूखा ढांचा था और राधा, वो हल्की होने लगी। तुम जा रही हो? रवि ने पूछा। राधा मुस्कुराई। ये मुस्कान दर्द से मुक्त थी। मैं बहुत पहले जा सकती थी, उसने कहा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। उसने रवि की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। मेरी? रवि चौंका। सच दिखाने की कीमत होती है, राधा बोली। तुम इस गांव से वैसे नहीं जा पाओगे जैसे आए थे। रवि को अपने सीने में अजीब सी जलन महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण पीपल के सूखे तने पर पड़ी और उसी के साथ राधा गायब हो गई। लेकिन उसके जाने से पहले रवि ने साफ देखा, उसकी परछाई रवि की परछाई में मिल गई थी। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। डर चला गया था, लेकिन उसकी जगह अपराध बोध ने ले ली थी। हरिराम काका रवि के पास आए। अब तुम क्या करोगे मास्टर जी? रवि ने सूखे पीपल की ओर देखा। अब मैं पढ़ाऊंगा, उसने कहा, लेकिन सिर्फ किताबें नहीं। हवा में कहीं दूर से एक आखिरी आवाज आई, छम छम, और फिर शांति। लेकिन सोनबरसा जानता था, कुछ टूट गया है और कुछ नया जाग चुका है। पीपल के गिरने के बाद सोनबरसा में दिन अजीब तरह से शांत रहने लगे। कोई मंत्र नहीं, कोई बलि नहीं, कोई लाल साड़ी नहीं। रात को लोग अब अपने दरवाजे बंद तो करते थे, लेकिन डर से नहीं, आदत से। फिर भी सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। उसमें अब एक अनकही बेचैनी थी, जैसे गांव किसी नए नियम को समझने की कोशिश कर रहा हो। रवि फिर से स्कूल जाने लगा। बच्चे अब सवाल पूछते थे, मास्टर जी, डर क्या होता है? भूत सच में होते हैं? अगर सब सच जान लें तो क्या बुरा खत्म हो जाता है? रवि हर सवाल का जवाब नहीं देता था। कुछ सवालों को वो खुला छोड़ देता, क्योंकि अब वो जानता था कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रात को जब वो सोता तो सपने अब भी आते, मगर वे डरावने नहीं थे, वे भारी थे। सपनों में वो पीपल के नीचे खड़ा होता, लेकिन इस बार पेड़ नहीं होता, सिर्फ खुली जमीन और उसमें धसी हुई परछाइयां। और हर परछाई उससे सवाल पूछती। एक रात उसने महसूस किया, उसकी परछाई दिए की लौ के साथ हिल नहीं रही थी। रवि ने धीरे से दिए को आगे पीछे किया। लौ कांपी, परछाई नहीं। उसने निगल लिया। राधा, उसने फुसफुसाया। परछाई ने सिर उठाया, लेकिन वो राधा नहीं थी। उसका आकार बदला, कभी लंबा, कभी टेढ़ा, कभी बिल्कुल इंसानी। उसकी आवाज कई आवाजों का मेल थी। अब पेड़ नहीं है, उस साए ने कहा, अब जमीन है। रवि समझ गया, डर ने रूप बदल लिया था। अब वो किसी एक जगह से बंधा नहीं था, न पीपल से, न बलि से। अब वो यादों में था, उन सब की यादों में जिन्होंने देखा था, सहा था और चुप रहे थे। अगले दिन गांव में पहला झगड़ा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पुराने राज बाहर आने लगे। किसने किसकी जमीन छीनी, किसने किसे मरने दिया, किसने कब झूठ बोला। डर अब चुप नहीं था, वो सवाल बन गया था। एक शाम हरिराम काका रवि के पास आए। मास्टर जी, उन्होंने कहा, पीपल तो गिर गया, लेकिन गांव अभी भी कांप रहा है। रवि ने परछाई की ओर देखा, जो अब उसके साथ साथ चलती थी। क्योंकि डर मरा नहीं, उसने कहा, वो जिम्मेदारी बन गया है। उसी रात रवि ने एक निर्णय लिया। उसने ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, सच डराता है, लेकिन झूठ खा जाता है। हवा में हल्की सी पायल की आवाज गूंजी, छम छम। और पहली बार रवि को डर नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था, अब साया बाहर नहीं, उसके साथ था। सोनबरसा में अब रातें पूरी तरह अंधेरी नहीं होती थीं, लेकिन वे हल्की भी नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे अंधकार ने अपना ठिकाना बदल लिया हो। अब वो गलियों में नहीं, लोगों के दिलों में बैठा था। रवि ये महसूस करता था। जब वो किसी से बात करता, उसकी परछाएं कभी-कभी अलग ढंग से कांपती, जैसे वो सामने वाले के भीतर छुपे डर को पहचान रही हो। गांव वाले भी अब रवि से नजर चुराने लगे थे।
पहले वो मास्टर था, अब वो गवाह था। एक शाम पंचायत बुलाई गई, बिना पीपल के, बिना मंत्रों के, सिर्फ खुली जमीन पर। पहली बार गांव में सच बोलने की पंचायत। हरिराम काका ने कांपती आवाज में शुरुआत की। हमने गलत किया, बरसों तक किया। एक एक करके लोग उठने लगे। किसी ने जमीन हड़पने की बात को भूली, किसी ने झूठी गवाही, किसी ने चुप रहने का अपराध। जैसे जैसे सच बाहर आता गया, हवा भारी होती गई। रवि की परछाई फैलने लगी, लंबी, गहरी और जमीन से चिपकी हुई। पंडित बद्रीनाथ उठे। अगर सब सच बाहर आ गया, उन्होंने कहा, तो ये गांव टूट जाएगा। रवि पहली बार पंचायत में खड़ा हुआ। नहीं, उसने कहा, ये गांव बचेगा, लेकिन पहले टूटेगा। उसी पल रवि के भीतर तेज जलन उठी। उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। राधा की मौत, शिवम मास्टर की चीख, पूजा का डर। और अचानक उसकी परछाई जमीन से अलग हो गई। गांव वालों में चीख मच गई। परछाई अब स्वतंत्र थी। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी सबको महसूस हो रही थी। ये क्या है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। रवि की आवाज बदल गई, भारी, गहरी। ये वही है जिसे तुमने बनाया। परछाई आगे बढ़ी। जिसके सामने गई उसे उसका सबसे बड़ा सच दिखा। कोई गिर पड़ा, कोई रो पड़ा, कोई भागने लगा, लेकिन कोई बच नहीं पाया। ये भूत नहीं था, ये सजा थी। अचानक रवि घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर कमजोर हो रहा था। उसे समझ आ गया, ये सब रोकने की कीमत चुकानी होगी। हरिराम काका दौड़ कर आए। मास्टर जी, इसे रोकिए। रवि ने थकी हुई आंखों से परछाई को देखा। अब ये मेरे हाथ में नहीं है। परछाई ने आखिरी बार पूरे गांव को देखा और फिर रवि की छाती में समा गई। एक तेज हवा चली, दिए बुझ गए और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो रवि अपने बिस्तर पर था, जिंदा लेकिन कमजोर। गांव बदला हुआ था। कुछ लोग सोनबरसा छोड़ चुके थे, कुछ ने जमीन लौटा दी, कुछ ने माफी मांगी, और सब जानते थे अब झूठ आसान नहीं होगा। हरिराम काका रवि के पास आए। अब डर नहीं है, उन्होंने कहा। रवि ने हल्की मुस्कान दी। है, उसने कहा, बस अब वो पहचाना गया है। रात को रवि ने पहली बार अपनी परछाई देखी। वो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जमीन पर पीपल की जड़ जैसी एक दरार अब भी थी। और कहीं बहुत दूर एक पायल की आवाज गूंजी, छम छम। सोनबरसा में अब बरसात ठीक समय पर होने लगी थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी, कुएं फिर से भरने लगे थे और गांव के रास्तों पर बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी थी। बाहर से देखने वाला कोई भी कह सकता था सब ठीक हो गया है, लेकिन रवि जानता था कुछ चीजें ठीक नहीं होती, वे बस सो जाती हैं। उस दिन रवि का तबादला पत्र आया। जिले से आदेश था, उसे शहर के एक बड़े स्कूल में भेजा जा रहा था। तरक्की थी, सम्मान था। गांव वालों ने मिठानी बांटी, विदाई की तैयारी की। हरिराम काका चुप थे। आप खुश नहीं हैं? रवि ने पूछा। काका ने सूखे पीपल की जगह को देखा, जहां अब एक छोटा सा चबूतरा बना था। डर है, उन्होंने कहा। तुम जाओगे तो पहरा कौन देगा? रवि कुछ नहीं बोला। उस रात वो आखिरी बार स्कूल के कमरे में बैठा। ब्लैक बोर्ड पर अब भी लिखा था, सच डराता है लेकिन झूठ खा जाता है। उसने कपड़े समेटे, किताबें रखीं और आखिरी बार दिया जलाया। दिए की लौ सीधी थी, परछाई सामान्य थी। फिर भी जब उसने दरवाजा बंद किया, उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। मास्टर। वो रुका नहीं। सुबह बस आई, रवि चढ़ गया। गांव पीछे छूटने लगा। कच्चे घर, खेत, मंदिर और वो जगह जहां कभी पीपल खड़ा था। बस जैसे ही मोड़ पर पहुंची, रवि ने खिड़की से बाहर देखा। चबूतरे के पास एक बच्ची खड़ी थी। लाल साड़ी नहीं, साधारण कपड़े, लेकिन पैरों में पायल। वो मुस्कुराई। रवि की सांस रुक गई। बस आगे बढ़ गई। शहर में जिंदगी तेज थी, शोर से भरी। यहां किसी को भूतों पर विश्वास नहीं था। रवि ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चे उसे पसंद करते थे। वो उन्हें सिर्फ पाठ नहीं, सोच सिखाता था। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे की कॉपी में वो एक वाक्य लिखे देखता जो उसने नहीं सिखाया था। जो चुप रहता है वो भी दोषी होता है।
रात को कभी कभी उसकी परछाई दीवार पर देर तक ठहरी रहती, और कभी कभी जब सब सो जाते उसे पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई देती, छम छम। रवि अब डरता नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था भूत पेड़ों में नहीं रहते, वे कहानियों में नहीं होते। वे वहां पैदा होते हैं जहां सच दबाया जाता है, और जब तक कोई देखने वाला है, कोई सिखाने वाला है, कोई सवाल पूछने वाला है, तब तक वे पूरी तरह लौट नहीं सकते। लेकिन अगर कभी किसी गांव में कोई मास्टर देर से आए तो ध्यान से सुनना, पीपल न भी हो तो भी पायल बजेगी। अगर ये कहानी आपको कहीं भीतर तक छू गई हो तो समझिए साया अभी गया नहीं है। अगला हिस्सा बहुत जल्द आएगा। तब तक सच से नजर मत चुराइए। मिलते हैं अगली कड़ी में।